गौरव अपने आलीशान ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में रहते हुए गौरव ने काफी तरक्की की। सक्सेसफुल आदमी के तौर पर जाने जा रहे थे। सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक डिलीवरी की डिस्ट्रीब्यूशन शिप थी जिनको इन्होंने बखूबी चलाया और अब काफी शहरों में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन उनकी आंखों में एक उदासी साफ तौर पर झलक रही थी। उदासी, सब कुछ पाने के बावजूद भी किसी चीज की कमी। क्या कोई लड़की का चक्कर? नहीं। शादी हो चुकी थी, परिवार बन चुका था, खुश थे। माता पिता भी इंडिया से अब यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन एक कमी थी। शायद परमात्मा कई बार बिल्कुल पास होकर सुन लेता है। एक फोन आता उन्हें। जैसे ही ये फोन उठाकर सामने वाले पर्सन की बात सुन रहे थे, इनकी आंखों में चमक आ रही थी। झट से ही उठते हैं अपने ऑफिस से और भागते हैं अपनी गाड़ी की ओर। लेकिन ये फोन आया किसका? कहाँ जा रहे थे ये बढ़ रहे थे हॉस्पिटल की ओर। लेकिन जब हॉस्पिटल से फोन आता है तो लोगों के चेहरे पर चिंता होती है, डर होता है। लेकिन इनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। आखिर ऐसा भी क्या था, ये जानेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन इससे पहले शुरू करें आज का एपिसोड, गुजारिश आपसे जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और किस्सा अच्छा लगे या फिर जैसा भी आपको किस्सा लगे उसका फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हो सकता है कि आपका कमेंट कमेंट ऑफ द डे बन जाए। शुरू करते हैं आज का किस्सा। गौरव, जो कि बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे, मानो जैसे उनको कोई चलाने की चिंता ही नहीं थी। लेकिन ये जो सफर है आज से कई साल पहले शुरू हुआ था और इसका अंत काफी बुरा हुआ था। गौरव अपने माता पिता के बड़ी संतान थी। दो भाई थे। एक छोटा भाई जो इंडिया में ही रहता था। गौरव कनाडा आए, कनाडा आके मेहनत करनी शुरू हुई, पीआर हुआ, तो फिर उन्होंने अपने भाई को भी बुला लिया। अब गौरव जितने मेहनती थे उतना मेहनती उनका भाई हरीश था नहीं। हरीश वैसे तो अपने गुजारे के लिए मेहनत कर लेता था, लेकिन जो अय्याशी या जो ऐश प्रस्ती होता थी वो अपने भाई के पैसे से करता था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इधर उधर जाना गौरव को काफी पसंद था। इसलिए भाई का लाडला होने की वजह से भाई उसको बहुत ज्यादा रोकते नहीं थे, लेकिन कई कई बार टोक भी देते थे कि भाई बेगाना मुल्क है और हमें बड़े ध्यान से रहना चाहिए, किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिनके बारे में बहुत ज्यादा पता ना हो। लेकिन हरीश इनकी बात को एक कान में डालकर दूसरे कान से निकाल देता और उसकी गतिविधियां वैसे ही जारी रहती। गौरव शायद जानते हुए भी अनजान बने रहते, जैसे मैंने कहा कि उनका लाडला भाई जो था। लेकिन कई बार हद से ज्यादा दी गई ढील हद से ज्यादा नुकसान की वजह भी बन जाती है। अब एक दिन हरीश अपने भाई को कहता है कि भैया, हम जा रहे हैं जंगल में कैंपिंग करने, मुझे 4-5 दिन लग जाएंगे। गौरव कहते हैं कि भाई इतना टाइम? अरे भैया छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में घूमे फिरेंगे नहीं तो क्या यहाँ पर रह के करेंगे? गौरव हल्की सी आवाज में कहते हैं, हरीश, मैंने कहा ना बेगाना मुल्क है। हाँ पता है बेगाना मुल्क है, लोगों पर विश्वास नहीं करना और ऐसी वैसी जगहों पर बिल्कुल नहीं घूमना। इसके अलावा भी कुछ कहना चाहता हूँ। देख हरीश भाई, माँ बाप का कर्जा तो मैंने उतार दिया और जिस पैसे से तू आया बिल्कुल वो मेरे पैसे से ही आया। माँ बाप के सर पर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तू छुट्टियों वाले दिन में बिल्कुल ही छुट्टियां करने लग पड़े। यहाँ पर काम भी किया जा सकता है। जहां पर मैं काम कर रहा हूँ वहां पर चल, अपनी डेली जो नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे कमा। हरीश गुस्से से कहता है, मतलब भैया इसका आप मुझे पैसा नहीं देंगे? बेटा मैंने तुझे कब कहा कि मैं पैसा तुझे नहीं दूंगा, लेकिन एक लिमिट भी होती है। चलो भैया, आपसे वादा करता हूँ इस बार मैं घूमा हूँ, उसके बाद फिर मैं अब जो जैसा कहेंगे वैसे ही क्या करूंगा। गौरव सोचते हैं कि हर बार की तरह ये कहता है, चलो कोई बात नहीं, क्या भी कह सकता हूँ। उसको इजाजत दे देते हैं और जाने से पहले रीच कहता है कि भैया जंगल में जा रहे हैं तो आपको पता ही है फोन वगैरह की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो अब आपको मैं जब वहां से निकलूंगा तभी फोन करूंगा। गौरव सकपका जाते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ जंगल में? अरे भैया साथ में जो लोग हैं वो प्रोफेशनल भी हैं और आपको पता है नेटवर्क का इशू होता है, चल बेटा ध्यान रखना अपना। ये कहते हुए हरीश विदा लेता है गौरव से। लेकिन आज पहली बार गौरव को ऐसा महसूस हो रहा था कि बड़ा ही जैसे मन में भारीपन सा महसूस होता है।
ना जाने उनका दिल कह रहा था कि वो हरीश को रोक ले, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि हरीश रुकेगा नहीं। खैर, अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं। दूसरे दिन शाम को इनके दोस्तों का, हरीश के दोस्तों का, गौरव को फोन आता है कि गौरव भैया, हम हरीश के दोस्त बोल रहे हैं, जो नाम वगैरह लेते हैं गौरव भी अच्छी तरीके से जानते थे। हाँ बोलो। भैया वो आपसे कुछ बात करनी थी हमने। गौरव कहते हैं हाँ बोलो। भैया वो हरीश कैंपिंग के लिए गया है, लेकिन वो वापस आया नहीं। वापस आया नहीं मतलब क्या, तुम्हारे साथ नहीं गया था? भैया गया हमारे साथ ही था, लेकिन हम अंदर नहीं गए जंगल के। क्यों? तुम सबका प्लान नहीं था? भैया था प्लान, लेकिन कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमने जाने के लिए मना कर दिया था, और हमने काफी मनाया था हरीश को कि वो भी ना जाए, लेकिन वो माना नहीं। वो कह रहा था कि मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं तो अकेला चला जाऊंगा सामान लेकर। वो अकेला चला गया। पागलो, तुमने मुझे उसी समय फोन क्यों नहीं किया? अरे हमने सोचा कि वो एक दिन रात यहाँ रुकेगा और एक आधे दिन में आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए हमने आपको फोन किया। अब जो इलाका था जहां पर ये गए थे, तकरीबन 12-13 घंटे की ड्राइव थी। बैंफ के ये फॉरेस्ट थे, और काफी घने, काफी खतरनाक फॉरेस्ट थे। अब रास्ते में सारे ने पड़ताल की, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, और जो पता लगा कि इनकी जो आपस में बात हुई थी कि एक आधा दोस्त था जिसने कहा था कि जो ये जंगल है ये काफ़ी हॉन्टेड जंगल कहे जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसी वारदातें होती हैं या कुछ ऐसी एंटिटीज भी नजर आई हैं जो जो जिनको इंसान या कोई जानवर नहीं कहा जा सकता, जो पैरानॉर्मल की श्रेणी में आती हैं। ये सुन के तकरीबन इनके सभी दोस्त डर चुके थे हरीश के, लेकिन हरीश जो था वो मतलब थोड़ा सा दिलेर बंदा था, ज़्यादा ही दिलेरी कर गया। जब ये फॉरेस्ट के मुहाने पर पहुंचते हैं, पुलिस भी आ चुकी थी, और पुलिस कहती है कि सुबह होते ही हम कार्रवाई शुरू कर देंगे, जंगल में ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन तकरीबन 2 दिन ढूंढने के बावजूद भी इनको हरीश का कोई अता पता ना लगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, बहुत ज़्यादा। इनको मन इनका विचलित हो रहा था, घर में क्या कहेंगे, जंगल में 2 दिन से हरीश मिल नहीं रहा, पुलिस के भी हाथ खड़े हो चुके हैं, सर्च अभियान भी सारा दिन चलता रहा, लेकिन इनको कुछ नहीं लगा। वो रात ये तरले मिनते करते रहे पुलिस के कि प्लीज आप सर्च अभियान जारी रखिए, लेकिन पुलिस ने भी कहा कि नहीं। जहां तक हरीश जा सकता था, जहां तक हमें एस्टिमेट था, वहां तक हरीश का हमें कोई नामो निशान नजर नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं? अब गौरव पूरी तरह टूट चुके थे। उनका लाडला भाई बेटे जैसा अब इस जंगल में खो चुका था, और वो जिंदा है भी या नहीं इस बात का कुछ पता नहीं था। खैर, इससे पहले कहानी को कुछ आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा गला खराब है, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, और फीवर भी है, तो उसकी वजह से बोलने में काफ़ी समस्या पैदा हो रही है, और आज के कट भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2-3 लाइनें बोलने के बाद ही बहुत ज़्यादा कफ होने शुरू हो जाती है। लेकिन सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, रूटीन टूटनी नहीं चाहिए, उसकी वजह से ही मेरी कोशिश है कि जारी रखूं। तो अगर थोड़ा सा आवाज़ में बदलाव आता है, या फिर थोड़ा सा बोलने के लहजे में, या फिर थोड़ा सा नरेशन में आपको डाउन लगता है, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा नहीं कर पा रहा अपने आप को उस तरीके से, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। खैर, अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। अब एक फैसला था। गौरव ऐसे पीछे नहीं हट सकते थे। वो ऐसे नहीं मान सकते थे कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और अब मैं अपना मुंह लेकर वापस चला जाऊं और घर वालों को खबर दे दूं। ठान लेते हैं कि मैं जाऊंगा इस जंगल में और ढूंढूंगा अपने भाई को। वो कुछ गाइड से आसपास बात करते हैं, लेकिन कोई भी गाइड नहीं मानता। वो कहते हैं कि हम सुबह सुबह तो इस जंगल में जा सकते हैं, दिन के समय में रह सकते हैं, लेकिन रात होते ही हमें इस जंगल से बाहर आना होगा। और जिस काम में ये जाने लगे थे, इनको निश्चित तौर पर पता था कि हो सकता है 1, 2, 3 रातें लगे, और ये भी ठान चुके थे, लेकर आऊंगा तो अपने भाई को लेकर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। इसलिए ये सुबह सुबह उस जंगल के अंदर एंटर करते हैं। अब ये जंगल के अंदर आगे की ओर बढ़े जा रहे थे, ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हुए अपने भाई को। लेकिन जब भी ये आवाजें लगाते तो किसी जानवर की आवाज दूर से, या किसी चिड़िया की, किसी पक्षी की आवाज ही आती। जिस आवाज को ये बड़ी शिद्दत से सुनना चाहते थे, वो आवाज इनके कानों में सुनाई नहीं दे रही थी। कदम दर कदम बढ़ाते बढ़ाते इनके हौसले पस्त होते जा रहे थे,
क्योंकि जितने कदम ये आगे बढ़ाते जा रहे थे उतने ही चांसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि शायद इनका भाई इनको जिंदा ना मिले, क्योंकि दिन बीत रहे थे। अब ये एक नाले की तरफ देखते हैं, जो साफ पानी का एक नाला था। वहां पर अचानक इनका ध्यान जाता है एक सिगरेट की डब्बे की ओर। जैसे ही ये उस सिगरेट के डब्बे की ओर देखते हैं, इनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि इतने समय में इनको पहला सुराग मिला था। ये वही ब्रांड था जिसको हरीश पीता था, जिस सिगरेट के ब्रांड को हरीश पीता था। और इन्हें पूरा विश्वास था कि ये हरीश का ही है। अपने शक की कोई गुंजाइश ना रहे, सिगरेट के डब्बे को खोलते हैं और जैसे ही डब्बा खुलता है इनकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये 100% हरीश के ही डब्बी थी सिगरेट की। क्योंकि हरीश की एक आदत थी, या उसकी वो सुपरस्टिशन थी कि वो कभी भी सिगरेट की डब्बी को खाली नहीं फेंकता था, उसमें एक सिगरेट जरूर होती थी। और इस डब्बी में भी एक सिगरेट थी, जो इस बात का पूरी तौर पर इशारा करती थी कि ये हरीश की ही सिगरेट की डब्बी है। यानी कि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, इसी रास्ते से आज से कुछ दिन पहले हरीश गुजरा होगा। अब ये उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं, पानी भर लेते हैं, खाने का सामान इनके पास होता है, और अब फिर से ये ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हुए चल पड़ते हैं उसी रास्ते की ओर। अब शाम पड़ चुकी थी। ये जंगल का वो इलाका था जहां पर शाम के समय में भी अंधेरा ही लगता था, क्योंकि पेड़ काफी ज्यादा घने थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। शायद यहाँ पर कोई भी नॉर्मली आता नहीं होगा। ये वो जंगल का इलाका था जहाँ पर कच्चे रास्ते भी नहीं थे, वो भी खत्म हो चुके थे। जो आम लोग दिन के समय में कैंपिंग करते थे, ट्रैकिंग करते थे, ये वो भी रास्ता खत्म हो चुका था। ये घने जंगल की ओर आ चुके थे। अब ये थोड़ी दूर देखते हैं कि कुछ लोगों के हंसने की आवाजें आ रही हैं, कुछ बोलने की आवाजें आ रही हैं। ये जरा भी समय ना वेस्ट करते हुए उसी दिशा में भागते हैं, और इनको थोड़ी दूरी पर दिखाई देते हैं कुछ लोगों का झुंड, जिन्होंने सफेद कलर के कपड़े डाल रखे हैं, आग यानी बॉनफायर टाइप कुछ चीज लाई हुई है, और गाने वगैरह गा रहे हैं। ये उनकी तरफ बढ़ते हैं। जब उनके पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये कुछ आदमियों का गिरोह टाइप है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग के कुर्ता टाइप डाला है, कुछ नहीं, पजामा टाइप भी कुछ नहीं डाला। और इनकी हाइट कुछ 6 फीट से ज्यादा, हर एक की हाइट तो कम से कम इतनी है। इनकी हाइट 5 फुट 8 इंच थी, तो तकरीबन सभी लंबे थे इनसे। जब ये इनकी तरफ देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये बहुत साल पीछे चले गए हैं। उनके हाव भाव, उनके बाल का स्टाइल वगैरह, और आसपास के जो सामान था जैसे बारबेक्यू, वो भी मैनुअल टाइप, सब कुछ भी ऐसा था, उसमें कोई भी नई चीज नहीं लग रही थी। लालटेन वगैरह जैसी चीज थी। और ये पूछते हैं कि सर आपने किसी लड़के को देखा है? अब वो देख के कहते हैं, लड़का लड़का कि किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सर एक लड़का था, इंडियन ओरिजिन का, एशियन ओरिजिन का था, और वो यहाँ पर कैंपिंग करने आया था। अरे हाँ 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 हाँ, वो रात को आया था, और जब हमसे मिला तो हमें देखकर डर के चला गया। डर के चला गया क्यों? रात को हम थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं ना, हमारी शक्लें थोड़ी सी बदल जाती हैं। दिन के समय में, शाम के समय में हम ठीक रहते हैं। जब ये बात करते हैं तो इनको अटपटी तो जरूर लगती है, लेकिन इनको लगता है कि मजाकिया लोग होंगे, ज्यादा इस बात को तवज्जो देते नहीं, और कहते हैं कि सर क्या आप बता सकते हैं कि वो किस तरफ गया था? वो इशारा करते हैं इस तरफ। अब इनको और हौसला मिलता है। ये दूसरी बातों पर बिल्कुल तरजीह दे ही नहीं रहे थे, डरने वाली, मैं शक्ल बदल जाएगी, ये कुछ है, सिर्फ इनको क्लू चाहिए था अपने भाई का। ये जल्दी से थैंक यू कह के उस तरफ मुड़ते हैं, लेकिन अचानक से एक पीछे से आवाज आती है उसी आदमी की जिससे ये रूबरू हो रहे थे। वो कहते थे वो कहते हैं कि अगर तुम आओगे इसी रास्ते से तो रात के समय में मत आना। तो ये कहते हैं क्यों? कहते हैं कि मैंने कहा ना, रात के समय में हम कुछ बदल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम नुकसान नहीं किसी को पहुंचाते, लेकिन लोग हमसे डरते हैं, पता नहीं क्यों। अब ये कहते हैं ठीक है। इनको इस बात की कुछ नहीं पड़ी थी, इनको पड़ी थी बस इस बात की कि उन्होंने अपने भाई को ढूंढना है, और ये चल पड़ते हैं उसी रास्ते। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था, रात हो रही थी, इनको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, सर्दी भी हो रही थी। और हाँ, ये जो बात लोगों ने की थी इंग्लिश में की थी, सबका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। कोई ये पूछे कि भाई वो कैसे हिंदी में बात कर रहे थे। खैर, अब ये बढ़ते जा रहे थे आगे अपने भाई की तलाश में। कुछ ही आगे जाकर
यानी कि उस जगह से नहीं, चलते चलते आगे जाकर इनको दूरी पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि धुआं ऊपर की ओर उड़ रहा है। सफेद सफेद धुआं भी बीच में था। ये खुश हो जाते हैं कि शायद कुछ यहाँ पर छोटी मोटी कबीलों की बस्ती वगैरह कुछ होगी। अब जैसे ही ये घाटी की तरफ जाते हैं, छोटी सी घाटी थी, तो देखते हैं कि कुछ घरों का ग्रुप था। घर थे, बड़े पुराने से देखने में लग रहे थे, और उन्हीं के चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। ये खुश हो जाते हैं कि पक्के तौर पर मेरा भाई यहाँ पर होगा, वो भटकते हुए यहाँ आ गया होगा और यहाँ पर रुका होगा। अब ये जल्दी से सबसे पहले घर में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। 3-4 बार ये खटखटाते हैं दरवाज़ा, लेकिन कोई नहीं आता। अब ये दरवाजे को हल्का सा पुश करते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये पुशोपेश में थे कि भाई मैं किसी का घर है, ऐसे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अब इनको सबसे ज़्यादा अपने भाई की पड़ी थी, इसलिए ये एथिक्स को अब दरकिनार कर सकते थे। दरवाज़ा खुलते ही जब ये अंदर देखते हैं तो अंदर सिर्फ जो चिमनी में हल्की हल्की आग लग रही थी, उसके अलावा घनघोर अंधेरा था। आसपास पुराने बर्तन, बहुत ही पुराने बर्तन पड़े हुए थे और बेहद अजीब लग रहे थे, कि जैसे फिर कि वो पुराने ज़माने में आ चुके हैं। आवाज़ लगाते हैं कि शायद दूसरे कमरे से कोई सुन ले, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब ऐसे ही ये उस छोटे से गांव के, छोटी सी बस्ती के सभी घरों में जाना शुरू कर देते हैं। सभी घरों की चिमनियों में से धुआं तो निकल रहा था, लेकिन घर में कोई नहीं था। इनको बेहद गुस्सा आता है, बेहद ज़्यादा। ये चौंकते भी है कि ऐसे कोई कैसे हो सकता है, शिकार करने तो नहीं गए, लेकिन नहीं, शिकार करने गए होंगे, कोई तो होगा। अब क्या होता है कि बड़े गुस्से से जब ये एक घर से बाहर निकलने लगते हैं ना, तो एक शीशा लगा होता है उसकी दीवार पर। जैसे ही गुजरते गुजरते शीशे की तरफ देखते हैं, इनको अपने पीछे एक परछाई नजर आती है। ये एकदम से चौंक जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे कुछ नहीं था। लेकिन जब ये शीशे में देख रहे थे, वो परछाई साफ तौर पर नजर आ रही थी, आंखें चमकती हुई। ये फिर से शीशे की तरफ देखते हैं और वो परछाई इनकी तरफ देख के हंस हंस रही थी, क्योंकि उसकी सफेद सफेद एक धारी नजर आ रही थी। ये फिर से पीछे देखते हैं और पीछे फिर से कोई नजर नहीं आता। इनको बड़ी हैरानी होती है कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या मायाजाल है। अब ये दोबारा से दोबारा से बाकी सभी घरों में देखते हैं। सभी घरों में जो शीशे लगे थे, जब उनको देखते हैं, इनको पीछे परछाई नजर आती है, लेकिन जब असलियत में देखते हैं तो कुछ नहीं था। अब इनको डर भी लग रहा था, लेकिन डर भाई की तलाश पर भारी नहीं हो रहा था। अब ये ऐसे करते करते पहले घर में आ चुके थे, और जैसे ही वो शीशा देखते हैं फिर से डरते हैं और इनको किसी के खांसने की आवाज़ आती है। ये दूसरे कमरे से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहली बार यहाँ पर किसी जिंदा इंसान, या यूं कहें कोई भी किसी के होने का प्रमाण मिला था। ये भागते हुए जाते हैं, ये देखते हैं एक बूढ़ा सा आदमी एक छोटे से बेड पर बैठा हुआ था, सर झुका के, बड़ी सी लाठी उसके हाथ में थी। और इनको बड़ी हैरानी होती है कि मैंने इसको पहले तो देखा नहीं था, हो सकता है अंधेरे की वजह से ध्यान ना गया। और ये पूछते हैं कि सर, आप यहाँ पे रहते हैं? वो बस ऐसे ही हाँ में सर हिलाता है, और वो कहता है कि आप मेरा मेरा भाई भाई यहाँ पर आया था, बता सकते हैं वो कहाँ गया है? तो वो फिर ऐसे सर हिला के ऐसे ही इशारा करता है। अब बिल्कुल इशारे की तरफ तो दीवार थी, लेकिन ये डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं कि किस डायरेक्शन में था। ये कहते हैं, पर बाबा थोड़ा सा पता बताएंगे कि आप? जैसे ही देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं था। अब ये समझ चुके थे कि ये जो छोटी सी बस्ती है, छोटा सा गांव है, ये भूतों का गांव है और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरा काम खत्म हुआ। शायद इसने रास्ता बताना था, बता दिया, और ये जल्दी से निकलते हैं। अब ये उसी रास्ते की तरफ चल पड़े थे जिसकी तरफ इशारा किया था उस बूढ़े आदमी ने। अब सबसे बड़ा निशान इनको कुछ आगे जाकर मिलता है। रात का घना अंधेरा था, जानवरों की खौफनाक आवाजें इनका दिल दहलाए जा रही थी, और इनको एक टुकड़ा, जैकेट का एक टुकड़ा पेड़ की एक टाली से लटका हुआ मिलता है। ये उसको देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि ये वो जैकेट थी जब इनका भाई कनाडा पहली बार आया था, तो इन्होंने उनको गिफ्ट दी थी। बेहद खुश होते हैं कि एक और प्रूफ मिला, लेकिन डर भी एक मन में आता है कि हाल सब ठीक होगा कि नहीं होगा, कहीं किसी जानवर ने, नहीं नहीं नहीं, कि किसी प्रेत ने, नहीं, कुछ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। और ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे।
अब ये धीरे धीरे जब बढ़ते जा रहे थे, इनको दूर से एक टावर दिखाई देता है। टावर जो कुछ होगा 3 से 4 मंजिला। ये बहुत हैरान होते हैं कि इतने घने जंगल में, इतने घने जंगल में ये इमारत ऊंची कैसे बन सकती है। चलो, फिर भी इनको क्या लेना देना था, इन्होंने तो क्लू देखना था। अब ये टॉर्च उस तरफ रोशनी करते करते आगे जा रहे थे और ये देखते हैं कि उस टावर के जो आसपास की जमीन थी वो काफी गीली थी और इनको कदमों के निशान दिखाई देते हैं। कदमों के निशान देखने से लग रहा था कि किसी इंसान के निशान होंगे जो इस गारे से निकला होगा। और बड़े ध्यान से देखकर ये समझ पा रहे थे कि हो ना हो ये इनके भाई के होंगे, क्योंकि साइज वगैरह सेम लग रहा था जो इनके भाई के पैरों का साइज होगा। अब ये आवाज लगाते हैं ऊंची से, हरीश, हरीश तुम इस टावर में ही हो क्या? 3 4 आवाज आवाज लगाते हैं। ये देखते हैं कि टावर की एक खिड़की खुलती है और वहां से एक हाथ बाहर दिखाई देता है। ये जल्दी से भागते हैं बिना कुछ सोचे समझे भी कि वो जो गारा है वो वो जो गारा है वो दलदल भी हो सकता है, लेकिन भाई का प्यार ही ऐसा था। ये भागते हुए पहुंचते हैं, मेरे भाई मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मेरे भाई। और जल्दी से जब वो उस खिड़की वाले रास्ते तक पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, इनका भाई सामने। जगह जगह उसके घाव थे। ये अभी उन घावों की परवाह नहीं कर रहे थे, कस के गले लगा लेते हैं और रोने लग पड़ते हैं कि मैं तो डर ही गया था हरीश, तू जिंदा है मेरे भाई, तू जिंदा है। लेकिन हरीश बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब सबसे ज्यादा जो इनको चिंता थी कि इनका भाई इनको जिंदा मिल जाए, ये इनका डर दूर हो चुका था। इसलिए जब ये इनके घावों को भी देखते हैं, घाव बहुत गहरे नहीं थे, छोटे छोटे घाव थे, लेकिन ये डर चुके थे। ये हरीश को देखकर कहते हैं कि भाई ये सब कुछ हुआ क्या? लेकिन हरीश कोई ज्यादा जवाब दे नहीं रहा था। वो कह रहा था कि भाई आप क्यों यहाँ पे आए? कहते हैं भाई तुझे ढूंढते ढूंढते हैं, तेरे साथ हुआ क्या ये तो बता। तो हरीश कहता है कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, बस आप आपको चले जाना चाहिए यहाँ से। तो गौरव कहते हैं कि भाई मैं ही अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी साथ में चलेगा मेरे। वो हरीश हंसता है, कहता नहीं भाई, यहाँ आपको आना नहीं चाहिए था, ये जगह ठीक नहीं है, ये यहाँ पर साया है किसी का और वो रोज मुझे खाता जा रहा है, पता नहीं क्या बात है, वो मुझे खत्म नहीं कर पा रहा था। अब ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार तू क्या बात कर रहा है। और उसके बाद कुछ बातें होती हैं दोनों भाइयों में। हरीश कहने की कोशिश करता है कि ये जगह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद हरीश कहता है कि आप भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। और हाँ, एक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि सुबह होते ही यहाँ से निकलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, वादा कीजिए मुझसे, निकलना है तो निकलना है, माँ बाप की कसम आपको। ये कहते हैं भैया ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद हरीश और ये सो जाते हैं। कुछ देर बाद इनकी जाग खुलती है। ये देखते हैं कि हरीश बड़े आराम से सो रहा था। रात गहरी थी, आसपास कुछ आवाजें जो आ रही थी वो यकीनी तौर पर सिर्फ जानवरों की नहीं थी, मानो जैसे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस टावर में आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से आ नहीं पा रही। अचानक से इनको याद आता है, अरे भाई जब मैं निकलने लगा था तो मैं मंदिर गया था और पंडित जी ने 2 मुझे लाल धागे दिए थे जो हनुमान जी का प्रतीक है, और उन्होंने कहा था कि जो भी ये धागा धारण करेगा या जिसके पास भी ये धागा होगा, किसी कोई शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी इस तरीके की। हो सकता है कि जो मैंने उस झोंपड़ी में आदमी को देखा इसी की वजह से ना कुछ कर पाया हो। अब ये सोते हुए हरीश के उसको कलावा बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं उसकी कलाई पर और फिर सो जाते हैं खुद। अब सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद ये देखते हैं कि हरीश वहां से गायब है। ये तिलमिला जाते हैं। ये आसपास देखते हैं, टावर से नीचे उतरते हैं और ऊंची ऊंची चिल्लाते हैं, हरीश कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है? लेकिन हरीश इनको कहीं नजर नहीं आता। ये आसपास सभी जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन हरीश फिर से गायब हो चुका था। ये रो रहे थे ऊंची ऊंची, कितनी पास आकर अपने भाई के फिर से दूर हो गए। गुस्सा भी आ रहा था अपने भाई पर, लेकिन अपने भाई की बातें भी याद आ रही थी कि क्यों उसने कहा था कि सुबह निकलना होगा, हर हालत में आपको कसम है। अब क्या करें, हरीश को ढूंढे। शायद ये वो जगह थी जहां पर जिससे आगे आकर इनको हरीश मिलने नहीं वाला था, क्योंकि वो मिलकर भी खो चुका था। अब जब वो वापसी में जा रहे थे कि शायद मैं देखता हूँ उस गांव में होगा, जब वो देखते हैं वहां पर गांव था ही नहीं। गांव की जगह बस एक
खंडर थे, खंडर भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि किसी समय में या कई 100 साल पहले यहाँ पर कुछ इक्का दुक्का घर रहे होंगे, उनकी जो नींहें हैं बस वही नजर आ रही थी। जो साफ हो चुका था कि ये बोता जगह थी। अब गौरव को समझ आ चुका था कि शायद उन्होंने हरीश को हमेशा के लिए खो दिया। कोशिश करते हैं जंगल में ढूंढने की, लेकिन अब इनका खाने पीने का सामान कम हो रहा था, इसलिए इनको वापस जाना पड़ना था। वापस जाते जाते ये उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं जहां पर वो इनको कुछ लोग सफेद कपड़ों में दिखाई दिए थे, लेकिन उस जगह पर ये देखते हैं वहां पर कुछ और नहीं बल्कि कब्रिस्तान था। और जब इन्होंने गिने थे लोग, उतनी ही कब्रें इन्होंने वहां पर देखी। इनको ये समझने में देरी न लगी कि ये किसी कबीले का या किसी का कब्रिस्तान है, उनकी कब्रें हैं, और जिनसे मैं मिला था वो और नहीं बल्कि प्रेत थे। इसलिए वो कह रहे थे कि रात को हम कुछ अलग ही हो जाते हैं। बड़े ही भारी मन से ये जंगल के बाहर निकलते हैं। भारी मन से घर में ये बात बतानी पड़ती है, और समय हर घाव भर देता है। यही इनके साथ भी हुआ। इस दौरान इनकी शादी हुई, माँ बाप भी आगे, परिवार पूरा था, लेकिन एक कमी थी, हरीश की कमी। लेकिन आज जब 2 वर्षों बाद इनको फोन आता है और ये स्पीड से बढ़े जा रहे थे बिना इसके परवाह के कि इनका चालान कट जाएगा, पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन नहीं, इनको बस जल्दी थी जाने की हॉस्पिटल। अब जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं और आईसीयू में जाते हैं और वहां पर जब एक चेहरा देखते हैं तो इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऑक्सीजन लगी हुई थी मुंह पर, लेकिन वो था इनका भाई, जिनको ये मान बैठे थे कि जिंदा नहीं है, मर चुका होगा, लेकिन बुरी हालत में सही हॉस्पिटल में इनको जिंदा मिला। ये पूछते हैं जो भी वहाँ के पुलिस देखी क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि पता नहीं, जो बैंफ का जंगल है, अब जैसे जंगल का एक इलाका है, एक सड़क इस तरफ है, दूसरी सड़क उस तरफ है, ये सड़क के दूसरे हिस्से में, यानी कि उस जंगल के दूसरे हिस्से में मिला। ये सड़क पर बेहोश था और हमें सूचना मिली, और जब हमने पहले इसको किया हॉस्पिटल में, तो फिर हमने जब रिकॉर्ड देखा तो पता लगा कि ये इस इलाके का है, तो यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया और आपको बता दिया हमने। अब जब सारा देखा तो पता करने की कोशिश की, कहते नहीं, ये सारे समय बेहोश ही था। अब डॉक्टर्स वगैरह से बात की गई और डॉक्टर ने कहा कि देखो, इसको एक तो कमजोरी बहुत है और इसके जिस्म से खून की मात्रा बहुत कम मिली हमें। अगर कुछ समय और ना मिलता तो ये यकीनी तौर पर मर गया होता। इसके अलावा इसकी जो स्किन है वो बड़ी ही अजीब तरीके से कई कई जगह पर काली पड़ी हुई है, और एज के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग रहा है। तो हमें नहीं पता अभी इसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जान का खतरा नहीं है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें ठीक करने वाली हैं। अभी गौरव को तो बस इस चीज़ का था कि भाई जान का खतरा ना हो बस, जो कि नहीं था। इसलिए ये अपने घर पे फ़ोन करते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, फैमिली भागी भागी आती है, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन अब इंतज़ार था हरीश के होश में आने का। तकरीबन 4 दिन बाद हरीश होश में आता है, और जब वो सबको देखता है तो उसकी आंखें भी नम थी, सबकी आंखें नम थी। कुछ दिनों बाद वो बोलना शुरू करता है। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं देनी, इसलिए किसी भी तरीके की मेंटल स्ट्रेस नहीं देगी, और ये भी कोशिश नहीं की बताने की, जताने की कि इतने साल से तुम गायब थे, ये थे। अब हरीश जब पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है कुछ महीनों बाद, फिर वो बताता है किस्सा। वो कहता है कि मैं और आप जब वो टावर में थे और मेरी जब जाग खुलती है तो मैं देखता हूँ कि आप बड़े आराम से सो रहे हो, लेकिन एक आवाज़ आ रही थी मुझे जंगल की तरफ से, जो कह रही थी कि अपने भाई को बचाना चाहता हो तो अपने आप की कुर्बानी दो। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैं उस टावर से बाहर गया। लेकिन मैं जब उस टावर से बाहर गया, मैं उस वीराने में घूमता रहा, वो मुझे आवाज़ अपनी तरफ खींचती रही, लेकिन मैं कभी उस आवाज़ तक पहुंच नहीं पाया। और रास्ते में मैं कभी इधर भटका, कभी उधर भटका। कितना महीने मैंने एक जगह पे बिताए। किसी भी समय मेरे दिमाग में जब आता कि मैं वापस चलूं, तो अचानक से वो आवाज़ मुझ पर भारी हो जाती, वो मुझे एक तरह से कंट्रोल कर लेती। लेकिन जैसे तैसे करके जब मैं रात को सोता, सुबह उठता, तो मेरे शरीर पर निशान होते, कमजोरी होती, या जो मानो कि जो भी मैं दिन का खाता, अगले दिन वो उतना ही, उससे ज़्यादा ही मेरे शरीर से
उसकी एनर्जी डाउन हो जाती। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने हिम्मत करनी शुरू की। हिम्मत करते करते फिर मैं शायद उस जंगल के मुहाने तक पहुंच गया, और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, मैं गिर पड़ा। शायद ये हनुमान जी के उस धागे की ही कृपा थी कि ये जिंदा बचा रहा। और जो भी प्रेत था, जो भी इसको कंट्रोल करना चाहता था, इसका शिकार करना चाहता था, वो अपने जो काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और शायद इनके जो भाई थे, उससे उस प्रेत को खतरा था, क्योंकि इनके भाई पूरी जोश में थे और इनको किसी तरीके का डर नहीं था। और उनको प्रेत जो ये सभी होते हैं, ये डर पर ही खेलते हैं, डर पर ही किसी के राज करते हैं। और वो तो इनके भाई में बिल्कुल नहीं था, गौरव में। उनको बस एक ही तड़प थी अपने भाई को ढूंढने की, और जिनको ढूंढ लिया था वो लेके जा सकते थे। उससे पहले भी जो ये कह रहे थे मुझे घाव मिले थे, वो ऐसे लगता था कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो मुझे इस जंगल से बाहर नहीं जाने देती थी, और इसी टावर में रखे रहना देना चाहती थी। और आप आए, उसके बाद फिर मैं जंगल में खो गया। अब जैसा कि उसके दोस्तों ने कहा था कि जंगल हॉन्टेड है, सच में जंगल हॉन्टेड थे। लेकिन तकरीबन 2 साल हरीश ने इस चीज को भुगता, बड़ों की बात ना मानने का नतीजा भी। खैर, अब हरीश काफी हद तक रिकवर कर चुके हैं, और कनाडा में ये परिवार अपनी जिंदगी बिता रहा है। हरीश जंगल का रुख करना तो बड़ी दूर की बात, जंगल के बारे में सोचते तक नहीं है। और ये वक्त जो उन्होंने बिताया बड़े ही बुरे समय में, बड़ा बुरा वक्त, अब इसको बार बार याद करना नहीं चाहते, ना वो ना ही उनका परिवार। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इससे पहले हम अब अगले किस्से की ओर बढ़ें, जो किस्सा बेहद ही खतरनाक है। किस्सा हमें सुनाया है कनिका ने बताया है, और किस्सा है खौफनाक स्कूल का, और खौफनाक स्कूल के प्रेत का। क्या है वो किस्सा, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का कमेंट ऑफ द डे और कुछ शाउट आउट्स। तो आज का कमेंट ऑफ द डे है, ये है वर्चुअल वाई फैक्ट्स हैं। ये कह रहे हैं, राम राम सुनील भाई, मैं हनी चौधरी। बाकी आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं एज ऑलवेज। मैंने अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कर किया और सब्सक्राइब भी करवा दिया, बिकॉज आपका नरेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। बट प्लीज़ भाई, स्टोरी थोड़ी और लॉन्ग कर दो, हम 1.15 की स्पीड पर सुनते हैं सोते हुए। मेरे फ्रेंड्स को भी यही सुजेस्ट देना था। और एक रिक्वेस्ट है भाई की, एक फॉरेन कंट्री की स्टोरीज भी डाला करो, जैसे फॉरेन के अर्बन लेजेंड्स। प्लीज़ मेरा ये कमेंट ऑफ द डे वीडियो में नाम लेके बोल देना। मेरा सजेशन आपको कैसा लगा? लव यू ब्रदर। वर्चुअल भाई, हनी भाई, यानी कि पहली बात तो है कि कितना इत्तेफाक है कि आज मैंने इंटरनेशनल यानी कनाडा की स्टोरी सुनाई और आपकी भी सजेशन में आ गया। बात करते हैं इस पर भी, लेकिन उससे पहले आपको राम राम। और आपने अपने दोस्तों को भी शेयर किया, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया, होप सुनते भी होंगे। लेकिन स्टोरी लॉन्ग की मैंने पहले भी कहा है कि भाई 50 मिनट की स्टोरी ऑलरेडी चल रही है। अभी कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है 50 मिनट से सीधा ही 2 घंटे हो जाएगी, 55-60 ऐसे इस स्पीड में। क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले मेरी स्टोरीज 25 मिनट की होती थी, लेकिन बड़ी धीरे धीरे मैंने बढ़ाई है ताकि सुनने वालों को अचानक ऐसा ना लगे 50। अभी हम 30 मिनट की स्टोरी सुन रहे हैं, आप सीधे 60 मिनट की सुने, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। बाकी जो आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो फॉरेन कंट्री की, मैंने जैसे कहा, दूसरा ये है कि देखो, फॉरेन कंट्री की एक तो स्टोरीज मेरे पास आती भी बहुत कम है, और दूसरी अगर मैं लेट से रिसर्च करके सुनाऊं भी तो उसमें ना एक पर्सनल टच थोड़ा सा कम मिलता है। लेट से कि जैसे ये हमारे इंडियन भाइयों की स्टोरी थी, कोई फॉरेन कंट्री का नाम होगा ना, उस हिसाब से फीलिंग थोड़ी सी कम आती है। मैं इसलिए तरजीह देता हूँ। हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि नामों को चेंज करके इंडियन वर्जन में किया जाए, लेकिन फिर वो ज़्यादा ही मॉडिफाई हो जाएगी। लेकिन मैं देखूंगा इस पर, अगर कुछ किया जा सकेगा तो जरूर करूंगा। आपका नाम ले लिया, कमेंट ऑफ द डे आपका हो गया। लव यू टू, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। अब थोड़े से शाउट आउट है, उसको भी हम देख लेते हैं। भाई बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन थोड़ा सा रह गया, इतना सा ही लेंगे। कौरप्रीत 7308 जी कह रही हैं, फर्स्ट कमेंट, प्लीज़ मेंशन माय नेम। वीडियो देख रही थी, कोई अच्छी वीडियो नहीं दिखी, तभी आपकी वीडियो का लिंक आ गया। मतलब कि अच्छा ही आया ना, कि या फिर अच्छी ना बुरियों में से और बुरा आ गया, ये जरूर बता देना आप। तो आपका नाम भी ले लिया। देन सरबजीत सिंह बर्रार कह रहे हैं, महाराज जी कभी हम गरीबों का नाम भी बोल दिया करो। बेस्ट विशेस फॉर यू महाराज जी। आपका नाम क्यों नहीं बोलेंगे? जैसे मैंने कहा था ना कि
जो भी शाउट आउट करवाना चाहते हैं प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए। तो सर्वजीत सिंह जी रेगुलर व्यूअर हैं और धन्यवाद बहुत बहुत, और आपका नाम भी ले लिया। देन संगीता जी कह रही हैं नाइस स्टोरी सुनील भाई, मज़ा। मेरा नाम भी बोल दो सुनील भाई। तो संगीता जी आपका नाम भी बोल दिया दोबारा से, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। और अगला किस्सा जैसे मैंने कहा कि कनिका ने हमें भेजा है, और कनिका कहती हैं कि ये आफ्टर 10th स्कूल इन्होंने शिफ्ट किया, और ये स्कूल जो था काफ़ी पुराने स्कूलों में से एक था। और ये जब इनका शहर इतना एक्सपेंड नहीं हुआ था तो ये स्कूल शहर से काफ़ी बाहर माना जाता था। आज भी शहर से बाहर ही है, लेकिन अब उतना थोड़ा सा शहर भी फैल चुका है, और पढ़ाई के मामले से काफ़ी अच्छा स्कूल है। और ये बात है इटावा की। ये कहती हैं कि जब ये स्कूल में गई तो जैसे मॉर्निंग प्रेयर वगैरह होती है, तो नॉर्मली बच्चे धीरे धीरे एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। +1 की बात है इनकी। तो ना फिर जो बच्चे थे वो गॉसिप करने लग पड़े कि पता है कि ये स्कूल ना हॉन्टेड स्कूल है। इस स्कूल में कभी कभी ना बच्चों पर आत्मा आ जाती है, बच्चों पर पोजेशन हो जाती है। तो इनको ना काफ़ी बात अजीब लगी, फनी लगी, और इनको ये लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है या फिर कोई जैसे रैगिंग टाइप कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इन्होंने ना इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। अब कुछ समय बीता, तकरीबन ये कहते हैं कि 1 डेढ़ महीने बाद सुबह के समय प्रार्थना चल रही थी, और प्रार्थना का समय ख़त्म हो ही रहा था। तो मेरे बिल्कुल एक आगे लड़की खड़ी थी, वो बीच प्रार्थना में से निकल कर चली गई, उसको वॉशरूम जाना था। कुछ समय बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और मेरे सामने खड़ी होकर ना अजीब से तरीके से हिली जाए। मुझे बहुत अजीब लगा, और ये वो टाइम था जहाँ प्रार्थना बिल्कुल सीरियस होकर की जाती है। एक दो टीचर ने इशारा भी किया, लेकिन वो हिली जाए। अब ना मैं देख रही थी टीचर्स का मुंह, कि उनका मुंह जैसे मानो डरा हुआ था कि कुछ हो रहा है। और जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है वो जल्दी से एक टीचर की ओर भागती है और टीचर पर झपट पड़ती है, और कहती है कि तू मुझे रोकेगी, तू मुझे रोकेगी, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं तेरा क्या कर सकता हूँ। अब जैसा उसने कहा कनिका ने कि लड़की थी, और आवाज़ बिल्कुल लड़के की आ रही थी। और ये जब सारा स्कूल देखता है, सारे स्कूल में हड़कंप मच जाती है। बच्चे इधर उधर सभी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है, उसको छुड़ाया जाता है, और जल्दी से प्रिंसिपल के ऑफिस में गंगा जल पड़ा हुआ था और वो लेकर छिड़का जाता है, और लड़की एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके बाद से ये कहती हैं कि कभी वो लड़की स्कूल में नजर नहीं आई, लेकिन जो मैं बातें सुनती थी वो बातें फिर दोबारा से उभरी कि क्या ये बातें सच है। तो सच में जो नज़ारा देख चुकी थी। फिर उसके बाद पता लगा कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। ये कहते हैं कि आज से तकरीबन कुछ 5 साल पहले एक लड़कों का ग्रुप था स्कूल में, और वो क्या करते थे, स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक पार्क है, और ये कई बार मतलब बंक मार के या कई बार जल्दी जाके उस पार्क में खेलना शुरू कर देते थे। अब उस पार्क में क्या था कि उस पार्क में एक स्विमिंग पूल था जो सूख चुका था, और आसपास झूले वगैरह थे, कुछ मतलब नेट वगैरह लगे थे क्रिकेट के या कुछ भी थे। तो ये लड़के वगैरह खेल रहे थे, तो ऐसे ही ना लड़कों ने सोचा कि चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, और हाइड एंड सीक खेलते खेलते सारे लड़के छुप गए। अब जब एक पॉइंट पर आकर सभी लड़के इकट्ठे हो गए, पकड़े गए, और एक लड़का इनको मिल नहीं रहा था, तो ये ढूंढने लग पड़े। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, शाम होते होते रात हो गई। अब जब रात होगी तो भाई घर वाले भी आ हो गए। तो जब सब पकड़ पता लगा कि ऐसे पार्क में है, पहले इनकी सर्विस हुई अच्छी, बाद में उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। अब क्या होता है कि सुबह हो जाती है, ढूंढते ढूंढते पुलिस भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो एक दरवाजा था जिस पर ताला लगा हुआ था बाहर, और एहतियातन तौर पर पुलिस वो ताला तोड़ती है, और वो लड़का उसी कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था, और उसके माथे पर चोट थी, और उसके टांगों पर जैसे खरोचने के निशान थे। जब वो हॉस्पिटल में लाकर उसको मतलब लेकर जाया गया, होश आई, और 1-2 दिन बाद उसने जो टेस्टोमनी दी वो यही थी कि वो इस दरवाजे के बाहर खड़ा था और सोच रहा था कि मैं छुपूं कहाँ से। अचानक से पीछे से 2 बाजू आते हैं और मुझे बिल्कुल अंदर खींच के ले जाते हैं। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। अब जब ये सब कुछ हुआ तो दहशत फैल गई। अब ये जो लड़कों का ग्रुप था ना, वो पहले जैसा नहीं रहा। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो कॉम्पस होती है, ऐसे ही एक लड़का बैठा हुआ था उनमें से, तो मैथ का चल रहा था पीरियड, और वो लड़का ऐसे ही हाथ रखता है और अपने हाथ पर कॉम्पस मारने शुरू कर देता है।
अब वो बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा था और लगातार दागे जा रहा था, दागे जा रहा था, दागे जा रहा था, और इधर देख के हंसे जा रहा था। क्लास में हड़कंप मच गया, टीचर भी डर गए। टीचर ने कोशिश की, उसने टीचर पे हमला करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा गया और कहा कि अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर उसके बाद जब ये सब कुछ प्रिंसिपल तक बात पहुंची, प्रिंसिपल ने पंडित जी से कंसर्न किया। उसके बाद उन्होंने हवन यज्ञ वगैरह किया और पता लगा कि उस लड़के पर पोजेशन है। और धीरे धीरे फिर बात ये सामने आई कि जो ये स्विमिंग पूल था, यानी कि जब कनिका ने एडमिशन लिया, ये उससे 5 साल पहले की बात थी, इन लड़कों के साथ हुआ। और उससे 10 साल पहले, यानी 15 साल पहले, यहाँ पर ऐसे ही लड़के नहा रहे थे, तब स्विमिंग पूल था और एक लड़का डूब के मर गया। तब से कहते हैं कि स्विमिंग पूल को बिल्कुल खाली कर दिया गया और उस बच्चे की आत्मा, उस लड़के की आत्मा भटकती रहती है, और अगर कोई वीक ऑरा वाला मिले तो वो उस पर काबू कर लेती है। उस स्विमिंग पूल से निकलकर वो लड़की की आत्मा इस स्कूल में बस चुकी है, और जब भी किसी का ऑरा वीक होता है ये उसको काबू कर लेती है। शायद इस लड़की का भी था। अब ये कहते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि इनका ऑरा भी कुछ ऐसा ही है कि ये बहुत जल्दी डर जाती है, बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। तो जब इन्होंने अपने घर में बात की इसके बारे में कि देखिए जी, ये मुझे सुनने को मिला है और मैं तो भाई ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, कल को मुझे हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो फिर इनके घर वालों ने उस स्कूल से इनकी छुट्टी करा दी पक्की। और सुनने में आया कि इसके बाद जो ये सारा सीन हुआ था, उसके बाद और भी बहुत से बच्चे स्कूल से निकल गए थे। और आज भी कहा जाता है कि वो स्कूल पढ़ाई के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन है haunted। उस बच्चे की आत्मा आज भी, उसी लड़के की आत्मा आज भी उसी स्कूल में घूमती है, और जब भी कोई वीक नजर आता है ये काबू कर लेती है। तो क्या कहा जा सकता है, अच्छा फैसला था आपका और आपके परिवार का कि स्कूल तो बहुत है, कमी थोड़ा स्कूलों की। तो बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छी जगह पे आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे नंबर लाइए। तो ये था किस्सा हॉन्टेड स्कूल का। और इससे पहले कि आज का एपिसोड ख़त्म करें, आपसे गुजारिश है कि मेंबरशिप स्पीड बढ़ रही है, और जिन्होंने ज्वाइन किया है, एक बार रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका स्वागत करना तो बनता ही है। उनका एक बार स्वागत कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा मेंबरशिप के बारे में हम बात भी कर लेते हैं। हमारी मेंबरशिप की जो फैमिली है वो 70 के आसपास हो चुकी है। तो दिनों दिन तादाद बढ़ती जा रही है। और सबसे पहले रवि माजरा जी, आपने कहा था अब हमारा वेलकम भी होगा। भाई वैसे भी वेलकम ही आपका, तो आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत वेलकम। देन आगे रॉक एनिमे, आपका स्वागत है बहुत बहुत। देन आकाश त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। गैरी दलेवाल रीजॉइन, आपका स्वागत है बहुत बहुत। कैंडिड रिव्यू, आपका स्वागत है बहुत बहुत। साहिब पंदेर जी, आपने रीजॉइन किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जतिन ठाकुर जी, आपने रीजॉइन किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपना मानकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समित ओनटेक, आपने रीजॉइन किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लोगों ने ज्वाइन या फिर रीजॉइन किया। जो नए हैं, जिनको मेंबरशिप के बारे में नहीं पता, मेंबरशिप ओवर एंड अबव कुछ ऐसे एपिसोड्स, कुछ ऐसे किस्से हैं जो बेहद खतरनाक हैं, बेहद डरावने हैं, वो सिर्फ मेंबरशिप ओनली ही हैं, और वो नॉर्मल वीडियो में आपको नहीं सुनने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये रोजाना का सफ़र है, ये इसमें कुछ किसी तरीके का विराम लगेगा। मेंबरशिप साइड बाय साइड चलता रहेगा, लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल किस्सों की ट्रीटमेंट है। वो जो कुछ माली मदद भी कर रहे हैं इस चैनल को ग्रो करने में, और वो मदद शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने न रखे, क्योंकि मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आप अपनी जेब से निकालेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अब इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? अब इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे ऐसे ज़बरदस्त किस्से जो कि इस चैनल की रेगुलर नॉर्मल प्लेलिस्ट में नहीं है। चाहे वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो जो हिमाचल के उस गांव के उस घर के उस कमरे में आज भी है, या फिर कैसी चुड़ैल है जो आज भी बलि का इंतजार कर रही है उस फार्म हाउस में अपनी मुक्ति के लिए, या फिर पंजाब के आज भी जंगलों में घूम रही भूतों की बारात हो, या फिर मुर्दों की ट्रेन हो, या फिर लुधियाना के उस गंदे नाले की एक खौफनाक चुड़ैल जिसका शिकार होते होते दर्शन सिंह बचे, या फिर एक ऐसी प्रेत आत्मा जिसने एक प्रेग्नेंट महिला का बड़ी बुरी तरीके से शिकार किया, या फिर एक ऐसा सफ़र जो पिछले कई सालों से अधूरा है। आखिर है तो वो दिल्ली से अंबाला तक का ही, लेकिन क्यों नहीं पूरा हो रहा सफ़र उस लड़की का? जानेंगे आप इन किस्सों के जरिए। या फिर एक ऐसी जिंदा लाश जो खौफ का सबब बनी उन 2 पुलिस वालों के लिए, या फिर
और भी ऐसे कई किस्से जिनमें से एक ऐसा मंगेतर है जो अपनी मंगेतर को परेशान किया है। अब ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक रिलेशन है, इसके लिए इंसान का जिंदा होना जरूरी है। दरअसल वो मंगेतर नहीं, उसका प्रेत है। क्या है किस्से? ये सभी किस्से आपको सुनने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप ओनली में। अभी तक 12 किस्से अपलोड हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे तादाद बढ़ती जाएगी और एक सेपरेट से प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट बढ़ती जाएगी आपके सहयोग के साथ। 70 हो चुके हैं, अब 100 का टारगेट है। नेचुरली 30 रह गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में पूरे हो जाने चाहिए। आप सबकी सपोर्ट से पूरे होंगे और उम्मीद रहेगी कि आप नए नए किस्से सुनते रहेंगे मेंबरशिप ओनली में भी। सो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का इस एपिसोड के लिए। आज फिर से तबीयत बेहद बुरी हालत में है तबीयत, और अभी मतलब हाथ खड़े होने वाले हैं। इससे पहले एपिसोड ख़त्म करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।